हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ग्राम समाज एवं विकास का दूसरा लेक्चर है और साथ ही साथ भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही पब्लिश हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स और हिंदी के लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो आज क्वेश्चन नंबर 20 के आगे बढ़ेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, देखते हैं। मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? यानी मानव जीवन, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो शिशु, उसके बाद तरुण आता है, तरुण बनता है, उसके बाद प्रौढ़ बनता है और उसके बाद क्या होता है, वृद्ध बन जाता है। तो ये जो अवस्था में परिवर्तन है, इसको आप कौन सा परिवर्तन कहेंगे? समरैखिक परिवर्तन कहेंगे, उतार चढ़ावदार परिवर्तन कहेंगे, चक्रीय परिवर्तन कहेंगे, या फिर समानुपाती परिवर्तन कहेंगे? तो ये जो आपका परिवर्तन है इसे आप कहेंगे चक्रीय परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? इनमें से कौन सा कार्य परिवार का है? ठीक है, यौन संबंध एवं संतानोत्पत्ति, सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, नवजात शिशुओं की देखभाल, या उपरोक्त सभी? तो देखो, यौन संबंध एवं संतानोत्पत्ति, सामाजिक मान्यताओं को देना, नवजात शिशुओं की देखभाल करना, ये तीनों ही क्या है, परिवार के कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्न में कौन परिवार की विशेषता नहीं है? परिवार की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना। रक्त संबंधों का बंधन, बिल्कुल ये परिवार की विशेषता है। सामाजिकरण, ये भी परिवार की विशेषता है। सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन और भावनात्मक लगाव। तो देखो, भावनात्मक लगाव भी परिवार की विशेषता है। परिवार की विशेषता क्या नहीं है? ये सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन। देखो, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी नहीं, अगर ये प्रभावी साधन रहता तो ये भी क्या हो जाता, परिवार की विशेषता हो जाती। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो परिवार के विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताना है आपको। बेकोफन, मॉर्गन, आकबर्ट, या फिर रॉल्फ लिंटन? तो ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक तो बेकोफन थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस सिद्धांत की जो विस्तृत व्याख्या है ये किसने की? मॉर्गन ने की। ठीक है, अब देखो, बेकोफन ने परिवार को 4 चरणों में बांटा, यानी 4 चरण बताए उद्विकास के। पहला था आपका कामाचार की स्थिति, दूसरा है आपका बहुपति विवाह परिवार, यानी जिसमें एक से अधिक पति एक महिला के हो। दूसरा होता है बहुपत्नी विवाही परिवार, यानी एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां, और एक विवाही परिवार जिसमें एक ही विवाह संभव है। ठीक है, ये बेकोफन ने 4 तरीके से बांटा था। मॉर्गन के भी अब मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने इसको 5 स्तरों में विभक्त किया, जिसमें आपका पहला आता है समरक्त विवाह परिवार, दूसरा आता है समूह विवाह परिवार, तीसरा आता है सिस्मोडियन परिवार, फिर आता है आपका पितृसत्तात्मक परिवार, और उसके बाद आता है एक विवाही परिवार। तो बेकोफन ने 4 और मॉर्गन ने 5 स्तरों में बांटा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता है। देखो, नगरीकरण की वजह से क्या ग्रामीण परिवार में परिवर्तन हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है, यानी ये ऑप्शन गलत। पश्चिमीकरण की वजह से भी हुआ है, पाश्चात्य संस्कृति की वजह से भी हुआ है। स्थायी जीवन की वजह से क्या कभी परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, यानी ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए जो स्थायी जीवन है ये कारक नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? इनमें से संयुक्त परिवार की विशेषता क्या नहीं है? विशाल आकार, संयुक्त परिवार का आकार विशाल होता है, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन गलत। साझा संपत्ति, यानी संपत्ति जो है वो जितने लोग होते हैं उनके साझे की होती है, तो ये भी गलत। सामूहिक एकता तो होती ही है संयुक्त परिवार में, तो ये जो नातेदारी व्यवस्था की कमी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, जब क्योंकि संयुक्त परिवार में नातेदारी व्यवस्था होती है, उसकी कमी नहीं होती। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27।
निम्न में कौन वंश सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार है? तो वंश सत्ता एवं स्थान के आधार पर बताना है संयुक्त परिवार का प्रकार कौन सा है। पितृवंशीय परिवार, एकाकी परिवार, मिताक्षरा संयुक्त परिवार या फिर दाय भाग संयुक्त परिवार। तो देखो ये पितृवंशीय परिवार, ये वंश सत्ता और स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार का प्रकार है। एक आपका पितृवंशीय परिवार होगा और दूसरा क्या होगा, मातृवंशीय परिवार होगा। पितृवंशीय परिवार में जो भी घर की चीजें हैं वो कौन चलाता है, पिता या फिर जो पुरुष होते हैं। और मातृवंशीय परिवार में जो भी घर की चीजें होती हैं वो कौन चलाती है, महिला, यानी कि जो भी आपकी माता या फिर महिला है। ठीक, तो ये होता है दो तरीके का वंश सत्ता और स्थान के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 28, दाय भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये देखो दाय भाग संयुक्त परिवार जो है ये बंगाल और असम में पाया जाता है। दाय भाग संयुक्त परिवार में क्या होता है कि यहाँ पे जो पुत्र है उसको पिता की संपत्ति पिता की मृत्यु के पश्चात ही मिलेगी और जो संपत्ति है उस पे स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर का हक होता है। तो ये दाय भाग संयुक्त परिवार है जो कि बंगाल और असम में पाया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? व्यक्तिवाद, शिक्षा का प्रसार, सामान्य धार्मिक कर्तव्य या फिर पश्चिमीकरण। तो संयुक्त परिवार के विघटन का कारण क्या नहीं है, सामान्य धार्मिक कर्तव्य। बाकी चीजें, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? सांस्कृतिकरण, व्यापीकरण, पश्चिमीकरण या फिर आधुनिकीकरण। तो इसको आप संस्कृतिकरण कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, सरकार द्वारा किए गए कौन से प्रयास हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है? आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार का अधिकार और ये सभी। तो ये सभी चीजें यानी आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार और मताधिकार का अधिकार, ये सब ऐसी सरकार ने ऐसे प्रयास किए जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा, सामाजिक स्तरीकरण में सुधार, उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना और प्रतिष्ठा के स्वरूप में बदलाव। तो देखो यही है उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना, क्योंकि सांस्कृतिकरण क्या करता है कि सभी लोगों को एक समान बनाने की कोशिश करता है। तो इसमें उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ेगा नहीं, सबका प्रभाव एक सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई? विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह या फिर बाल विवाह। तो देखो ये जो बाल विवाह है ये कम हुआ है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो पश्चिमीकरण की प्रभाव से ये कम हुआ है, जबकि विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह बढ़ा है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव? स्त्रियों की स्थिति में सुधार, जाति प्रथा में परिवर्तन, रोजगार के विविध अवसर, ये सभी। पश्चिमीकरण के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में यही चीजें हैं कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है, जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ है और रोजगार के विविध अवसर मिले हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? सामाजिक विभेदीकरण, परंपरावाद का बढ़ना, सामाजिक गत्यात्मकता या फिर सामाजिक संरचना में बदलाव। तो यहाँ पे जो परंपरावाद का बढ़ना है ये आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की विशेषता नहीं। तो ये हो गए आपके टोटल 35 क्वेश्चंस और आपका ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में कंप्लीट हो जाता है। आगे हम ग्राम विकास का ये नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे और धीरे धीरे करके इस पूरे ग्राम विकास वाले सेक्शन को जितना आपके सिलेबस में है कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।